श्रापित आदमी। राजा और उनकी प्रजा दरबार में बैठी है। तेनालीरामन भी दरबार में प्रजा के बीच बैठे हैं। भीमराव जी, क्या राज्य के बारे में कुछ ताजा खबर है? कुछ ऐसा जो हमारे सुनने में अभी तक आया नहीं हो? महाराज, जहां तक हमें पता है, राज्य में फिलहाल एक ही समस्या है कि विदेश से हमारे राज्य में आया तेल दुगने दाम पर बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से राज्य की औरतों को खाना बनाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि जिनके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं, उन्हें बहुत ही सीमित खाने की चीजों पर गुजारा करना पड़ रहा है। क्या सभा में किसी के पास इस समस्या का उपाय है? एक उपाय है महाराज। बताओ रामन। क्यों ना हम बाहर से तेल मंगाने के बजाय हमारे राज्य में ही तेल की नई शुरुआत करें। देसी तेल, जिसे हम आगे विदेश भी बेच सकते हैं, और वो भी कम दाम में। उपाय तो काफी अच्छा है। तुरंत हमारे राज्य के वैज्ञानिकों और रसोइयों को तेल के आविष्कार की सूचना दी जाए। महाराज, ये तेल की समस्या तो आपने सुलझा दी, लेकिन अभी भी गांव में एक समस्या है जिसे सुलझाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा क्या है ऋषि जी? महाराज, हमारे गांव में रामय नाम का आदमी है। सुना है कि वो आदमी श्रापित है। श्रापित? वो कैसे? सुना है कि जो भी सवेरे रामय का चेहरा सबसे पहले देखता है, उसे पूरे दिन में अन्न का एक निवाला नसीब नहीं होता है। ये क्या बकवास है? ये किस तरह का श्राप है? यही सच है महाराज। इसी वजह से रामय को खुद को दोपहर तक अपने ही कमरे में बंद करके रखना पड़ता है। हम खुद इस श्राप का असर देखना चाहते हैं। जब तक हम खुद इसे जांच नहीं लेते, तब तक हम रामय को श्रापित घोषित नहीं कर सकते। सैनिकों, रामय को आज शाम हमारे दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। रामय को शाम के वक्त राजा के सामने दरबार में पेश किया जाता है। प्रणाम महाराज। रामय, हमने सुना है कि गांव में लोग तुम्हें श्रापित मानते हैं। जी महाराज। क्या तुम्हें लगता है कि तुम श्रापित हो? क्षमा चाहूंगा महाराज, लेकिन भला मैं अपने आप को ही श्रापित कैसे मान सकता हूं? राज्य में तुम्हारे बारे में जो भी बातें चल रही हैं, हम उन्हें खुद के लिए देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें यहां आज लाया गया है। तुम्हें आज के लिए हमारे मेहमान कक्ष में रहना होगा। तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया गया है। कल सुबह हम स्वयं तुम्हारे कक्ष में आके सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखेंगे। जो आज्ञा प्रभु। रामय को उनका कमरा दिखाया जाए। सैनिक रामय को ले जाते हैं। अगली सुबह राजा अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और सीधा रामय के कक्ष में जाते हैं। रामय अभी भी सो रहा है। राजा रामय का चेहरा देखते हैं। रामय की भी आंख खुल जाती है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, और राजा उसके कक्ष से बाहर आ जाते हैं। कक्ष से बाहर निकलते ही एक सेवक वहां राजा के पास आता है। प्रणाम महाराज, खाना तैयार है। खाना हमारी मेज पर रखवा दीजिए, हम स्नान करके आते हैं। जो आज्ञा। स्नान करके राजा अपनी मेज पर बैठते हैं। वो खाना देखकर खुश हैं। जैसे ही वो खाने के करीब हाथ बढ़ाते हैं, अचानक ऊपर से एक कीड़ा उनके खाने में गिर जाता है। राजा झट से खड़े हो जाते हैं। ये क्या? अरे कोई है? एक सेवक वहां आता है। क्या हुआ महाराज? हमारे खाने में कीड़ा गिर गया है। कीड़ा? ये कैसे? आज तक कभी महल में कीड़ा नहीं दिखा। क्षमा चाहूंगा महाराज, मैं आपके लिए ताजा भोजन तैयार करा देता हूं। नहीं, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं। हमारी भूख मिट चुकी है। तुम जा सकते हो। जी। सेवक वहां से खाना उठाकर ले जाता है। राजा गहरी सोच में खड़े हैं। राजा और उसकी प्रजा दरबार में बैठे हैं। आप सभी को आज शाम दरबार में एक घोषणा के लिए बुलाया गया है। हम चाहेंगे
कि सभी ध्यान से सुने। महाराज, क्या आपने रामय के श्रापित होने की कहानी को जांच लिया? ये सभा उसी के विषय में है ऋषि जी। हमने आज सुबह सबसे पहले रामय का चेहरा देखा था और उसके कुछ देर बाद ही हमारे खाने में एक कीड़ा गिर गया। अभी तक भी हमने सुबह से भोजन का एक निवाला भी पेट में नहीं डाला है। यह विषय काफी गंभीर है और इसी वजह से हम रामय को मृत्यु दंड देते हैं। हम एक व्यक्ति के श्राप से अपनी प्रजा को भुगतान करने नहीं दे सकते। कल सुबह ही रामय को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सुनते ही पूरी प्रजा खुशी से शोर मचाने लगती है, लेकिन तेनालीरामा साइड में खड़ा है और गंभीर सोच में है। तेनालीरामन रामय से मिलने जेल में जाता है। रामय रामन को देखकर बहुत खुश है और खुशी से रोने लगता है। रामन जी मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मेरा कोई कसूर नहीं है। चिंता मत करो रामय, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जब तेनालीरामन रामय के कान में फुसफुसाता है। अगली सुबह रामय की सजा की सारी तैयारी पूरी हो चुकी होती है। रामय को वहां लाया जाता है और राजा और उनकी प्रजा वहां पहले से मौजूद है। रामय को उसके फांसी के फंदे के करीब लाते हैं और राजा भी वहीं फंदे के करीब खड़े हैं। रामय, क्या मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? जी महाराज। रामय राजा के कान के करीब आता है और फुसफुसाते हुए बोलता है, सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने के बाद आप पूरा दिन खाना नहीं खा पाए और आपका चेहरा देखने के बाद मुझे मृत्यु दंड मिल गया। तो श्रापित मैं हूं या आप? ये सुनते ही राजा के होश उड़ जाते हैं। सब रुक जाइए, रुक जाइए, रामय को सजा नहीं दी जाएगी। सब हैरान हो जाते हैं। रामय, हमें क्षमा कर दो, तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम एक बहुत ही बड़ी गलती करने जा रहे थे। तुम्हारे साथ इतने बुरे बर्ताव के लिए हम तुम्हें 3000 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तुम चिंता मत करो रामय, एक हफ्ते में ही हम तुम्हारे ऊपर से श्रापित होने का दाग मिटा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। बादशाह तुर्क अपने महल की मीनार पे खड़ा है, जहां वो अपने मंत्री आजम मियां से बात कर रहा है। सुना है कि हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुजूर। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। हम बीरबल का खुद से इम्तिहान लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इतनी वाहवाही आखिर किस बात की है। बादशाह तुर्क दरबार में पधार रहे हैं। तुर्क अपने मंत्री के साथ दरबार में आता है। उनके साथ एक बड़ा सा डब्बा है जो पर्दे से ढका हुआ है। बादशाह हिंदुस्तान को तुर्क का सलाम। सलाम बादशाह तुर्क। बताइए, हिंदुस्तान में आपका कैसे आना हुआ? तुर्किस्तान से मैं आपके लिए एक पहेली लेकर आया हूँ। कैसी पहेली? ये पहेली मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन ये पहेली जानने से पहले मेरी आपसे कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? अगर आपने ये पहेली सुनी तो आपको उसे सुलझाना भी होगा। आपको इस पहेली को सुलझाने के लिए 3 मौके मिलेंगे। अगर आपने उन 3 मौकों में इस पहेली को नहीं सुलझाया तो आपको शाह तुर्क के सामने झुकना होगा। ये सुनते ही राजा की प्रजा से वीर बलजीत और मानसिंह अपनी तलवार तैयार किए खड़े हो जाते हैं। गुस्ताखी! जबान संभाल के बादशाह तुर्क। मानसिंह जी बैठ जाइए। दोनों राजा की आवाज सुनकर उन्हें देखते हैं। खुद को शांत कीजिए। अकबर के राज्य में मेहमानों का आदर होता है। तलवार नीचे रखिए और बैठ जाइए। मानसिंह बैठ जाता है।
अब आप भी बैठ जाइए बलजीत जी। बलजीत सिंह भी बैठ जाता है। पहेली बताइए तुर्क जी। पर्दा हटाया जाए। पर्दा हटाया जाता है। पर्दे के पीछे एक बड़ा सा पिंजरा है जिसके अंदर एक बड़े से शेर का पुतला है। हाँ? पहेली क्या है तुर्क जी? पहेली बड़ी ही आसान है। आपको केवल इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालना होगा, लेकिन आप उसे बाहर निकालने के लिए पिंजरे को हाथ नहीं लगा सकते। अकबर कुछ देर सोचता है। बीरबल, क्या तुम्हारी कोई राय है? शेर को पिंजरे से निकालने का कोई ना कोई हल जरूर लेकर आऊंगा। आपकी बुद्धिमानी के ही तो चर्चे हमने सुने हैं बीरबल जी। उसी को देखने के लिए तो हम तुर्क से यहाँ आए हैं। अकबर, बीरबल, बलजीत और मानसिंह महल के बाहर टहल रहे हैं। बीरबल, क्या तुम्हारे पास शेर को बिना पिंजरा हाथ लगाए बाहर निकालने की कोई तरकीब है? हुजूर, ऐसा क्यों होता है कि आप हर बार किसी भी गुत्थी को सुलझाने का अवसर केवल बीरबल को ही देते हैं? अगर आपको ऐसा महसूस होता है मानसिंह जी, तो मैं इस बार आपको और बलजीत जी को इस पहेली को सुलझाने का मौका देना चाहूंगा। तीनों मौकों में से पहले 2 मौके आपके और बलजीत जी के होंगे। अगर आप दोनों नाकाम रहे तो आखिरी मौका बीरबल को मिलेगा। ध्यान रहे मानसिंह जी, हमारे मान की बात है। जी हुजूर। शाह तुर्क, आजम मियां, अकबर, बीरबल और पूरी प्रजा दरबार में मौजूद है। सामने शेर का पिंजरा मौजूद है। तो ठीक है शहंशाह, आपका पहला मौका अब शुरू होता है। आप किसे भेजना चाहेंगे? हमारी प्रजा से सबसे पहले मान सिंह जी प्रयास करेंगे। मान सिंह अपनी जगह से खड़ा होता है। हुजूर, मुझे इस काम के लिए एक बड़ा सा रस्सा चाहिए होगा और एक उतलोक भी। अकबर हां में सिर हिलाता है। मानसिंह के लिए उसके हिसाब से उतलोक पिंजरे के ठीक ऊपर लगाया जाता है, जिससे एक मोटा रस्सा बंधा है जो पिंजरे को जकड़े हुए है। मानसिंह पिंजरे के पीछे जाकर उसे रस्से से खींचता है। पिंजरा उठने लगता है। जैसे ही पिंजरा छत से टकराता है, मानसिंह रस्सा छोड़ देता है और पिंजरा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। पिंजरे के इतने ऊपर से गिरने के बाद भी पिंजरे को खरोंच तक नहीं आती। मानसिंह ये देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये कैसे मुमकिन है? हुजूर, मुझे एक और प्रयास करने दें। इस बार मैं अवश्य पिंजरे को तोड़ दूंगा। मानसिंह जी, मुझे भय है कि यह आपका इकलौता मौका था। अब आपके बाद पिंजरा खोलने का प्रयास करने बलजीत जी आएंगे। बलजीत अपनी जगह से खड़ा होकर पिंजरे के सामने जाता है और प्रजा की तरह मुंह करके खड़ा होता है। बादशाह अकबर, मैं इस पिंजरे को खोलने के लिए अपना सबसे खास जादूगर दरबार में पेश करना चाहूंगा। ये जादूगर हिंदुस्तान का सबसे माना हुआ जादूगर है। इजाजत है। जादूगर को दरबार में पेश किया जाए। जादूगर दरबार में आता है। हुजूर, पेश है जादूगर मडोना। जादूगर मडोना का शहंशाह हिंदुस्तान को प्रणाम। प्रणाम जादूगर जी। क्या आपको लगता है कि आप इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हैं? ऐसा कोई काम नहीं हुजूर जो ये जादूगर ना कर सके। अब आप बैठे और मेरे जादू का जलवा देखें। जादूगर पिंजरे के करीब जाता है। मेरा अब बक्सा मंगवाया जाए। जादूगर का बक्सा दरबार में लाया जाता है। हुजूर, इस काम को करने के लिए मैं चाहूंगा कि आपका एक सिपाही मेरा साथ दे। मैं अपने जादू से इस सिपाही और शेर की जगह बदल दूंगा। तभी सिपाहियों की शक्लों पे 12 बज जाते हैं। तो इस काम के लिए कौन आगे आएगा? मैं जाना चाहूंगा हुजूर। क्या? लेकिन तुम क्यों अंदर जाओगे? भरोसा रखिए हुजूर, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। बीरबल अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और बक्से के अंदर चला जाता है। शेर के पिंजरे पर भी पर्दा ढांका जाता है। मडोना अपना जादू शुरू करता है।
अब्बा डब्बा जब्बा डो, बीरबल की जगह शेर को दो। इस तरह जादूगर अपना जादू करता है और एक तेज रोशनी पिंजरे और बक्से दोनों से निकलती है। अब पर्दा हटाया जाए। पिंजरे पर से पर्दा हटाया जाता है। पिंजरे के अंदर अब बीरबल और शेर दोनों होते हैं। ये क्या? हुजूर, लगता है कुछ गलती हो गई है, आप मुझे एक मौका और दें। जादूगर जी, मैं मानता हूं कि जरूर कोई ना कोई गलती हुई है, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और वो मौका आप गंवा चुके हैं। क्षमा कीजिए हुजूर, क्षमा कीजिए। मैडोना वहां से चला जाता है। बीरबल, ये तुमने कैसा निर्णय ले लिया? भला इस पिंजरे के अंदर से तुम शेर को कैसे निकालोगे? चिंता मत कीजिए हुजूर, पिंजरे के अंदर रहने से ही मैंने सब कुछ समझ लिया है। बस अब मुझे एक मशाल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सैनिकों। बीरबल को एक मशाल की लकड़ी और उसे जलाने के लिए माचिस पिंजरे के अंदर दिए जाते हैं। बीरबल माचिस से मशाल जलाता है और पुतले के चारों ओर धीरे धीरे घूमता है। ये तुम क्या कर रहे हो भला बीरबल? बस देखते जाइए हुजूर। देखते ही देखते शेर पिघलने लगता है और कुछ ही देर में पूरा शेर पिघलकर पिंजरे से बाहर निकल जाता है। शेर के निकलते ही सैनिक पिंजरा खोल देते हैं और बीरबल भी बाहर निकलकर आ जाता है। लीजिए हुजूर, शेर पिंजरे के बाहर आ गया। वाह 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 भाई बीरबल, वाह! ये तुमने भला कैसे किया? हुजूर, उस जादूगर को मैंने पहले जादू करते देखा है। वो जादूगर एक इंसान को दूसरी जगह भेजने का उस्ताद है, लेकिन उसने कभी इतनी बड़ी चीज पे अपना जादू नहीं आजमाया था। तब मुझे लगा कि शायद वो मुझे ही उस पिंजरे में शेर के साथ भेज देगा, और वैसा ही हुआ। मैं पिंजरे में गया और मुझे शेर को करीब से देखने का मौका मिल गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि शेर का पुतला तो मोम का बना था। यही देखते हुए मैंने उसे पिघला दिया। भाई कमाल कर दिया बीरबल जी आपने। आज आपने साबित कर दिया कि आपकी बुद्धिमानी के चर्चे एकदम सच हैं। आज शाह तुर्क आपकी बुद्धिमानी का सलाम करता है। तब लोग बीरबल के लिए ताली बजाते हैं और फिर अकबर और बीरबल की वाहवाही के बोल गाते हैं। बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय, मंत्री बीरबल की जय, मंत्री बीरबल की जय।